तुम सही से बैठे हो? चलो करो। क्वेश्चन तुम्हारा अभी भी नहीं लिख पाया? करो सॉल्व। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो देखो, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, वो करना। आर की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। सी की वैल्यू कितनी है? 50 माइक्रो फैरेड है, 10 के माइनस 6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू दे रखी है। सर वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट एक मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, 3.1। ठीक, देखो ये तो वैल्यूज दी है, एफ की वैल्यू कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। हमें निकालना क्या है? करंट है, आई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, सप्लाई जो करी गई है ई आर एम एस कितना दिया हुआ है? जो सप्लाई कनेक्शन वाली दी होती है उसको ई आर एम एस होता है, बेसिकली बता चुका हूँ। ई आर एम एस कितना दिया है? 200 वोल्ट, बस। अब देखो जेड निकालना है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? जेड मतलब इम्पीडेंस। देखो थोड़ा फॉर्मूले का आई तक डायरेक्ट, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू, सीधे सीधे पूछा आई आर एम एस निकालो। आई आर एम एस होता है ई आर एम एस अपॉन जेड, तो जेड तो पता ही नहीं है, पहले जेड निकालोगे तब पता करोगे। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर सी सर्किट है ना, तो आर की 10 स्क्वायर, एक्सी की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ इंटू सी, स्क्वायर भी है, तो 100 प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 50 स्क्वायर यानी 2500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50, ये भी 50 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 का स्क्वायर और 10 के माइनस 12 हो जाएगा कि नहीं? इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 64.4 ओम आ रहा है ये, ठीक है। सॉल्व करना मैं तरीका बता रहा हूँ। आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई आर एम एस इफेक्टिव पूछा जाए तब भी है, अगर आर एम एस की फॉर्म में नहीं पूछते हैं, कहते व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होता क्या है? आर एम एस ही तो होता है, ठीक है। वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल भी वैल्यू बोलते हैं, वर्चुअल, इफेक्टिव और आर एम एस तीनों एक ही चीज़ है। एवरेज और मीन क्या होता है उसमें? होता है, कहते हैं आर एम एस की वैल्यू ई आर एम एस अपॉन जेड, दैट इज ई आर एम एस है 200, दैट इज 60.4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 3.1। बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो जिसका नहीं हुआ। थोड़ा क्वेश्चन एक और लिखो। ठीक है, अरेस्टर ऑफ, ये नोट हो गया? कर लो यार, कर लो। देखो आ रजिस्टर ऑफ 200 ओम, रजिस्टर ऑफ 200 ओम and a capacitor of 15 microfarad and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt, to a 220 volt, 50 hertz, 50 hertz AC source, 220 volt, 50 hertz
50 हर्ट्ज AC सोर्स। ये पार्ट लिखो क्वेश्चन का, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। बी पार्ट है क्वेश्चन का, वो लिखो। बी पार्ट लिखिए, कैलकुलेट द वोल्टेज RMS, यानी वोल्टेज ब्रैकेट में RMS अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, full stop. Is the algebraic sum, is the algebraic sum, is the algebraic sum of these voltages, of these voltages more than the, more than the source voltage, source voltage, क्वेश्चन मार्क करो उसको। क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले तो हमें निकालना है करंट IRMS, यानी कि फिर हमें रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो अलग अलग वोल्टेज बढ़ जाता है ना, वो वैल्यू निकालनी है। हमसे फिर पूछा है जो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, देखो वेक्टर सम होता है कि एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम मतलब नॉर्मल जोड़ दो, इनका एल्जेब्रिक सम क्या टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब ग्रेटर होगा या बराबर, क्या होगा वो बताना है, ठीक है। अगर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो सब बताना है। करो, ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं करवाता हूँ। दिक्कत हो रही है, चेयर पे बैठ जाओ। चेयर तो ये थोड़ी नीचे बेंच है। कृति, तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया है? Yes, sir. सॉल्व करो। आई तक तो यहाँ से ही निकालोगे, इसी तरीके से। आई करंट तक तो यहाँ निकाल लोगे, उसके बाद फॉर्मूला हमें पता है, इंडिविजुअल वोल्टेज क्या होता है उसका फॉर्मूला लगाओ। हाँ, 0.755, वेरी गुड। हाँ, 150 बना रहा है। 291.5. 291.5 क्या? The current. ना 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 ना, Compare. नहीं नहीं Oh, नहीं, sorry. Ohm. करंट जो आ रहा है वो 0.755 आ रहा है। करंट का प्रोसीजर यही है, पहले जेड निकालिए। देखो सर्किट पहचानो ना, क्या है, RC सर्किट ही है, तो बिल्कुल प्रोसीजर यही रहेगा। IRMS तक तो निकाल ही सकते हो, उसके बाद की बातें हैं वो बताऊंगा क्या है। किसका? XC, XC आ रही है, XC आ रही है आपकी 212.3। वो गड़बड़ कर रहे हैं, चलो हम करा रहे हैं। देखो, देखिए इधर,
ये लास्ट क्वेश्चन, इसका नया टॉपिक पढ़ाएंगे हैं, RLC सर्किट, LCR सर्किट। देखो सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ के भी नंबर होते हैं, लिखा करो, ठीक है। तो R की वैल्यू दे रखी है 200 ओम, कैपेसिटर C है 15 माइक्रोफैरड, ठीक। ERMS दे रखा है 220, F दे रखा है 50। कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, पहला पार्ट तो बड़ा आसान, नहीं 0.75 पे मैं लिख दे रहा हूँ, घर पे उसकी कैलकुलेशन घर पे करना आराम से, मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। IRMS क्या होता है, जो भी गिवन वैल्यूज होती सब कनेक्टेड टू सप्लाई, कितने बार बार बता रहा हूँ, RMS ही लेना है, जब तक आपसे बोला ना जाए, मेंशन जब तक ना हो कि भैया ये पीक वैल्यू है, तब तक वो RMS ही रहेगी, ठीक है। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS अपॉन, सबसे पहले सर्किट पहचानो है क्या, RC सर्किट है, CR RC कुछ भी बोल दो, Z नहीं पता है, मैं ERMS पता है, Z नहीं पता है, Z की वैल्यू कैसे निकालोगे, √R² प्लस XC² 200 स्क्वायर 1 अपॉन, भाई ओमेगा C का स्क्वायर है ना, तो 4 पाई स्क्वायर F² और क्या होगा C², ओमेगा C होता है ना फॉर्मूला, ओमेगा का स्क्वायर किया तो 4 2 पाई F होता है ना, 4 पाई स्क्वायर F² C² हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूज रख दो, √200 स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, F की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई 50, C 15 मल्टीप्लाई 15, 10 के बाद -12, ठीक, माइक्रो है ना। इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, चलो कर बता ही देता हूँ। LCM लेना तो जानते ही हो, ठीक है। LCM ले लोगे तो क्या होगा, ये जितनी क्वांटिटी ऊपर मल्टीपल में चली जाएगी, 200 मल्टीप्लाई बाई ये जो भी है चीज़ें, 4 पाई स्क्वायर 2500, ये 225 हो जाएगा ना, हाँ। ये जितनी चीज़ें इधर मल्टीपल में चली जाएंगी, +1, और अपॉन में जो है बाहर आएगा, अपॉन में क्या है वो बाहर आ जाएगा, बाहर में क्या हो जाएगा, ये ओमेगा C का होल स्क्वायर है ना, अंदर आके इधर साइड में आके क्या हो जाएगा, ओमेगा C बचेगा, यानी कि 2 पाई FC बचेगा, ठीक है। तो 1/2 3.14, और F की वैल्यू 50, C की वैल्यू कितनी है 15, 10 के -6, उसको घर पे सॉल्व करना बहुत लंबा है ये, ठीक है। तरीका समझ गया कैसे करना है, घर पे इसको सॉल्व करने का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, Z की वैल्यू आ रही है 291.5 ओम, ठीक है, 291.5 ओम आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको करना, इसमें 1 जोड़ना, ठीक है, 1 ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट अप्रॉक्स में करना, इससे डिवाइड कर देना है, कहाँ, हाँ 4 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही होगी 291.5 करना जाके, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला, ERMS है 220 291.5, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर आ रहा है इसका 0.755। तो इतना पहले नोट करो, फिर आगे बताते हैं। या फिर ऐसा किया करो, XC पहले निकाल लिया करो, XC पहले निकाल लिया करो, फिर वैल्यू लग दिया करो, ऐसे कर दिया करो, XC निकाल लो, उसके बाद सीधे वैल्यू रख दोगे, वो भी सही है तरीका, या फिर एक साथ कैलकुलेशन कर लो। इसके बाद बी पार्ट, अब देखो हमसे पूछा है कि कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, तो आर के अक्रॉस वी आर होगा, वी आर की वैल्यू क्या होगा, IR हो जाएगी,
आई कौन सी, IRMS, तो IRMS लिख देते हैं। IRMS की वैल्यू 0.755। कैपेसिटेंस क्या 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 अभी निकालेंगे, देखते हैं। VRMS कैपेसिटेंस 160.3। हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी वैल्यू, मैं लिख दे रहा हूँ 151 आए, 151 वोल्ट आ रही है अप्रॉक्स में। सब चीज़ें अप्रॉक्स में चलनी है, आपको भी अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। VC कितना हो जाएगा, I इंटू ओमेगा सी। तो ओमेगा सी निकाला होगा, ओमेगा सी इसको सॉल्व करने के बाद ओमेगा सी आया था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी IRMS कितना है 0.755, ओमेगा सी 1 ओमेगा सी बता रहा हूँ XC तो निकला ही है, XC की वैल्यू 1 ओमेगा सी होगी। तो इसको सॉल्व करने, ये भी सॉल्व कर लोगे, अलग से निकाल लिया करो, ओमेगा सी जो सॉरी XC जो है अलग से निकाला करो, तब वैल्यू रखा करो यहाँ पे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, एक साथ करो, वैसे सही है, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके क्योंकि बाद में अगर वोल्टेज निकालना हो तो फिर अलग से ये निकालना पड़ेगा फिर से, तो यही क्या करो, XC ऑलरेडी पहले निकाल लो, तब वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू जो आ रही है VC की वैल्यू आ रही है 160.3, 160.3 आ रही है। कैलकुलेशन करना जाके घर पे, ठीक है। हाँ, अब जो काम की चीज़ है वो उसने पूछा है क्या इनका अलजेब्रिक सम इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता, नहीं ज़्यादा आ रहा है ना, कभी बराबर नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज आउट ऑफ फेस चलते हैं, हमने इसको रोटेटिंग वेक्टर्स माना है, तो इसमें वेक्टर सम वाला लगना चाहिए ना। हम लोग वेक्टर सम ही तो किया है हम लोगों ने भाई। रिजल्टेंट जो होता था ERMS वो किसके बराबर था, VR² प्लस VC² का होल अंडर रूट, वेक्टर सम ही तो था वो। वेक्टर सम नहीं, अलजेब्रिक सम नहीं होता है, किसके बराबर होता है, वेक्टर सम के बराबर होता है, क्योंकि ये रोटेटिंग वेक्टर सम कंसीडर करते हैं। और करंट और वोल्टेज आपस में कुछ फेज डिफरेंस होता है उसमें, जब कभी फेज डिफरेंस होता है तो कभी भी हम नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन नहीं करते हैं इसमें, रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में हमने माना है ना इनको। तो देखो आ भी रहा है, वही चीज़ आ भी रही है, इनको जोड़ोगे नहीं आएगा कभी, इसके बराबर नहीं आएगा। तो VR प्लस VC इज़ नॉट इक्वल टू ERMS। रीज़न इसका ये है बिकॉज करंट एंड वोल्टेज हैज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ, और लीड और लैग वाला भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो वेक्टर एडिशन, सॉरी, तो बस इतना ही काफ़ी है। जब फेज डिफरेंस है तो हम नॉर्मल नहीं कर सकते, रोटेटिंग वेक्टर की तरह जब माना है हमने, वेक्टर माना है एक तरीके से, तो वेक्टर लॉज लगते हैं, वेक्टर एडिशन के लॉ लगते हैं, नॉर्मल लॉ नहीं लगा सकते। इसमें कौन लीड करता है, RC सर्किट पे करंट लीड करता है, 5 फेज एंगल 5 है। नहीं, LR सर्किट में देखो हाँ, ये 90 डिग्री करंट और वोल्टेज नहीं होगा, करंट और वोल्टेज 90 डिग्री, वो तो 5 एंगल से करते हैं ना। VR और VC, VR एंड VC, VR और VC कैसे करते हैं, 90 डिग्री फेज एंगल होता है कि नहीं होता है, VR और VC 90 डिग्री, बिकॉज VR एंड VC आर आउट ऑफ फेस बाई एंगल 90 डिग्री। VR और VC के बीच में 90 डिग्री का होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में 5 का होता है। मेरी बात समझ, कुछ ऐसा फेजर डायग्राम बन रहा था, VR का इधर बन रहा था और VC का नीचे की साइड बन रहा था, और रिजल्टेंट इनका E इधर साइड बन रहा था, और करंट भी इस साइड था, ये 5 एंगल था, VR और VC के बीच में 90 का था फेस डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। डिपेंड करता है ना, जो भी वैल्यू आ रही हो कभी बराबर नहीं आएगा। ERMS इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VC²। जरा करके भी देख लो, 200 के बराबर आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ो, अंडर रूट कर दो, देखना 200 के लगभग बराबर आएगा। करके देखना, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करो और अंडर रूट कर दो, देखना ERMS 200 के बराबर ही आएगा। करके देख लो, करके देखना, ठीक है। ये होता है, ये वेक्टर लॉ से आया है, ये एडिशन और इस एडिशन में फ़र्क होता है। ये कौन सा एडिशन बोला जाता है, वेक्टर एडिशन, ये कौन सा एडिशन बोला जाता है, अलजेब्रिक एडिशन, दोनों में फ़र्क है ना।
क्या हुआ, नहीं समझ में आया चीज़? भैया ये यही तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। यहाँ पे ये RMS लिखा हुआ है मैंने, ये भी RMS है, ठीक है, ये RMS ही तो निकला है। जब आई RMS है तो ये भी RMS ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब हेडिंग डालो। सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। अब कहोगे सर आपने LC सर्किट पढ़ाया ही नहीं। LC पढ़ा देंगे, LC में कुछ है नहीं। LCR पढ़ लोगे तो LC समझ में आ जाएगा। LC में कुछ भी नेट वोल्टेज नहीं आता है, उसमें एक रेजोनेंस कंडीशन वहाँ पे बनेगी, बताएंगे आगे चल के। LCR सर्किट पढ़ते हैं पहले। लिखो सीरीज LCR सर्किट। LC पूछा भी नहीं जाता ज़्यादा, LC का क्योंकि उससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिला। LC ऑसोलेशंस में यूज़ है, जैसे रेडियो वगैरह होते हैं उसमें LC ऑसोलेशंस का हम यूज़ करते हैं। तो लिखिए सीरीज LCR सर्किट। यहाँ पे हम रेजोनेंस कंडीशन भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। ये नोट कर लिया था? सीरीज LCR सर्किट। LCR मतलब L भी लगा होगा, इंडक्टर, कैपेसिटर भी और रेजिस्टेंस भी। कुछ ऐसा सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स है, मैंने कनेक्ट कर दिया है E0 साइन ओमेगा टी। L, C और R को सीरीज़ में लगा के एक सप्लाई दे दी हमने, AC सप्लाई, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। दिस इज L, दिस इज C, दिस इज R। अब क्यों सीरीज़ में है, करंट तो सेम जाएगा किसी भी इंस्टेंट पे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। हाँ पैरेलल में है नहीं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं नहीं, आपके में भी, आपके में सीरीज सर्किट सी हैं। नहीं होते थे पहले भी, सीरीज वाले ही हैं ऐसे। क्या हुआ? ठीक है, सीरीज LCR ही सर्किट लगाया जाता है। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, XL होगा। इसके क्रॉस क्या होगा, XC होगा, वोल्टेज सॉरी VC होगा, VL होगा और नॉर्मल VR होगा। L के केस में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज VL है, इसके क्रॉस VC है, इसके क्रॉस VR है। अगर करंट में I यहाँ पे ले लूँ ऐसे, किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट है, तो आपका VL क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, करंट से लीड करता है। C के केस में क्या होगा, उल्टा बन जाएगा, I इधर जा रहा है, VC इधर जाएगा। इसमें सेम फेज में होगा, I इधर तो VR इधर, सेम फेज में होता है। फेज मतलब कि साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है, फेज का मतलब होता है साथ साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब समझते हो ना, इसमें वोल्टेज आगे रहता है, इसमें वोल्टेज पीछे रहता है 90 डिग्री, और इसमें साथ चलता है 90 डिग्री का, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहले। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एक चीज़ पूछ ली जाती है, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, VL की वैल्यू क्या होगी, आई किसी भी VL क्या है, किसी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, किसी भी इंस्टेंट पे RMS वैल्यू भी बोल सकते हो।
ठीक है, या फिर किसी भी इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वोल्टेज की, ये किसके बराबर होगा, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आई आर एम एस होगा यहाँ तो वी आर एम एस होगा, आई नॉट होगा यहाँ पे वी नॉट होगा मल्टीप्लाई बाई, हाँ क्योंकि आई चेंज होता है ना हमेशा, आई एक्स सी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा आई आर हो जाएगा, जैसे अभी तक चल रहा था भैया। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इसकी पीक वैल्यू की बात करूँ तो पीक वैल्यू इसकी क्या होगी, वी नॉट एल लिख लेंगे, इसको वी नॉट सी लिख लेंगे और वी नॉट आर लिख लेंगे। वी नॉट आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स सी, आई नॉट आर। ठीक है, ये पीक वैल्यू के केस में, ये नॉर्मल किसी भी पर्टिकुलर उस पर। फेजर डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। सपोज एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे आई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, सपोज ये आई है, ये आई है सपोज, और ये क्या है वी नॉट आर, क्योंकि साथ साथ फेज में चलते हैं। हाँ वी नॉट आर लिख दे रहा हूँ। बी एल क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, देखो तो यहाँ पे वी नॉट एल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री आगे चल रहा होगा करंट से। ठीक है, वी सी कैसे चल रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे π/2 लिख दे रहा हूँ। अच्छा, वेक्टर तो पढ़े होंगे ना, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिखना चाहूँ माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको ऊपर की तरफ लिखते जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं वी नॉट सी कर दूँ ऊपर की तरफ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, या फिर ऐसे डायरेक्ट करना चाहूँ तो, यानी कि इसको सुपर इम्पोज करवाना, इसको मैं क्या करवा दूँ सुपर इम्पोज, या फिर इसकी निगेटिव ले लूँ, तो जो नेट यहाँ पे एडिशन करूँ वेक्टर का इसको ऊपर करके, यानी कि इसको उल्टी डायरेक्शन में लेके चलूँ तो क्या हो जाएगा, ये वी एल माइनस वी सी हो जाएगा। अब मैक्सिमम वाली की बात करें तो वी नॉट एल, यहाँ पे वी नॉट सी हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, इसको ऊपर की तरफ लिख रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट उनका, अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझते हो या फिर ऐसे समझो यार, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा, रिजल्टेंट जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट वी नॉट एल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट एल वी नॉट सी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो यहाँ माइनस कर दो। ये कौन सा फॉर्मूला बना, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर का बना फॉर्मूला, इस वजह से आया, ऐसे नहीं आया कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आया, ये आया, यानी इन दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब इसको हटा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले अलग अलग बनाते हैं फिर एक रिजल्टेंट वाला बनाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ऐसे ही बनाओ, तो ऐसा करो, ये फेजर डायग्राम भी साइड में बना लो, नहीं लिखवाएंगे अभी, ये फेजर डायग्राम साइड बना लो, जगह छोड़ दो, असल में जगह लिमिटेड है ना इसमें, अभी दूसरा भी बनाऊंगा मैं इसी में या तो बना सकते हो, इसी में इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम तो इधर ही डायरेक्शन में वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी को भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है। ठीक है, कर दो, इसी पे कर दो। अब लेकिन वी सी को भूलना पड़ेगा, वी सी का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया इस तरफ। ठीक है, वी सी को भूलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अब केवल ये वेक्टर बचा, सॉरी ये वोल्टेज नेट बचा और एक ये वोल्टेज बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे जा रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, जो आपका ई नॉट है, ई नॉट ही तो इसका रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम वाला। अगर नॉर्मल लिखो तो ई लिख सकते हो, ई रास्ते में कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और वी नॉट आर का रिजल्टेंट क्या है, ई नॉट है। ये भी साइड में लिख लो, साइड में कहीं लिख लेना, ये क्यों आया है, वरना भूल जाओगे, डायरेक्ट रट के नहीं जाना है। ये चीज़ कहीं साइड में लिख लेना, रफ साइड में। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आई कैसे है तो लिख लो यार कहीं। और ये फेज एंगल क्या मान लेता हूँ, फाई मान लेता हूँ। ये लिखो साइड में बस, ये सब तो लिखवाऊंगा मैं, पहले समझ लो, इसका सब लिखवा दूंगा।
हो गया। अब देखते हैं, चलो दैट मीन्स ई नॉट क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं हम, ये इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। दैट मीन्स ई नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। वी नॉट आर की वैल्यू क्या है, देखो आई नॉट एक्सएल, सॉरी आई नॉट आर, दैट मीन आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बताओ आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। यानी और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। तो अब इसको क्या कर दो, आई नॉट को मैं कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ। ये जो ई नॉट की वैल्यू, यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस टर्म में आ जाएगी, ठीक। या फिर इसको ऐसे समझो, दिस इज आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आई नॉट कॉमन ले सकते हैं बाहर, ऐसे समझो, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आई नॉट अगर पूरा बाहर ले लें तो ये बचेगा आई नॉट और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये ई नॉट के बराबर हो गया। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इस केस में क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, ये इस केस में इम्पीडेंस हो गया। और ये आई नॉट की वैल्यू, अगर यहाँ पे आई आर एम एस निकालना होगा तो यहाँ पे ई आर एम एस कौन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर टेन की बात करूँ, फेज एंगल टेन फाई कितना हो जाएगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे वही काम करो, आई नॉट कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, टेन फाई की वैल्यू हो गई। क्लियर है, यानी कि वही बात है ना, एक चीज़ समझ जाओगे बाकी सब वही है। तो ऐसा करो, कुछ लिखवा देता हूँ इसमें लिखिए, सपोज आर रेजिस्टेंस आर, सपोज आर रेजिस्टेंस आर, suppose a resistance R and inductance L and capacitance C are connected in series, are connected in series to a source of alternating EMF, to a source of alternating EMF, to a source of alternating EMF E is equal to E naught sin omega t, E is equal to E naught sin omega t, लाइन चेंज करो, E naught sin omega t, लाइन चेंज करके लिखिए, सपोज I is the current, suppose I is the current, suppose I is the current flowing in the series circuit, in the series circuit at any instant, at any instant फिर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखो, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल इज द वोल्टेज across inductor इस तरीके VC लिख लेना अक्रॉस कैपेसिटर और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस। बाकी हमने फेज रिलेशन तो डायग्राम में ही दिखा दिया है, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद पूरा लिख लो, ठीक है, उसके बाद पूरा लिख लो। यहाँ पे लिखना रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज।
पूरा लिख लीजिए, यहीं तक लिखना केवल। इसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन क्या बोल दोगे इसको, इम्पीडेंस बोल देना, ठीक है। यहीं तक लिखना, ये मत लिखना अभी है। इसका इम्पीडेंस लिख देना कि दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और उसके बाद tan phi का करना। इसमें वैसे केसेस होते हैं, वो केसेस करवा के बताता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब क्योंकि दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे खुद कि भैया BL भी बड़ा हो सकता है VC से, VC भी बड़ा हो सकता है BL से, तो उसके हिसाब से केस अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हम अभी इस केस में क्या है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, कहाँ गया V, यानी कि VL माइनस VC, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, VL बड़ा है VC से, उस केस में तो ये करंट जो है लैग करेगा EMF से। देखो बताता हूँ, कि फेज डिफरेंस का अलग अलग केस हो सकता है, बताता हूँ कैसे होता है। इसमें हमने क्या माना है, इस फेजर डायग्राम में हमने क्या माना है कि VL बड़ा है VC से, यानी कि XL बड़ा होगा XC से, ऐसे है ना। मतलब केसेस देखते हैं, केस 1, जैसे ये केस है, इफ़ VL ग्रेटर देन VC, इसका मतलब क्या हुआ, XL बड़ा होगा XC से, क्योंकि I तो सेम ही होगा। उस केस में फेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू V0 L माइनस V0 C अपॉन V0 R, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R tan phi। तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी क्योंकि पॉजिटिव आएगा। या फिर रिजल्टेंट जो होगा ज़्यादा की तरफ रहता है। रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जब सेम लाइन में होते हैं वो, तो जिस तरफ रिजल्टेंट होगा किस तरफ होगा, जिस तरफ ज़्यादा वाला होगा, ये तो पता ही है तुम लोगों को। तो इस तरफ इस केस में हमने क्या माना है कि एक्सेल बड़ा है XC से, दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा और VR इस तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट ये है, तो यानी कि करंट क्या करेगा, लैग करेगा इस केस में। इस केस में करंट क्या करेगा, लैग। आई की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो इस डायग्राम के हिसाब से। अब क्योंकि एक्सेल बड़ा है और XC से, तो ये जो सर्किट बोला जाएगा, ये कैसा बोला, इंडक्टिव सर्किट बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर जो आपका एक्सेल की वैल्यू बड़ी है इसमें, ठीक है, XC से। इसमें अगर एक्सेल बड़ा है XC से, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस, तो ये tan phi की वैल्यू क्या आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही होगी फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, XL और XC का, या फिर BL और BC का, और VR तो इस तरफ है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, B से जाता है ना रिजल्टेंट, डायगोनल उसका रिप्रेजेंट करता है। तो E देखो ऊपर जा रहा है I से कि नहीं, तो यानी कि आगे चल रहा है। तो इस केस में क्या बोला जाएगा, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो देखो हमने जनरल इक्वेशन लिख दी उसकी, और सर्किट कैसा बोला जाएगा, इंडक्टिव बोला जाएगा। तो ऐसा करो केस 1 लिखो पहले, केस 1 यहाँ पे लिखेंगे सीरीज LCR सर्किट इज इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टेंस का ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस,
शेष ये है, लेकिन बोला जाएगा इंडक्टिव सर्किट है ये, ठीक। प्योर नहीं बोल रहे हैं हम, प्योर कहाँ बोल रहे हैं हम, इंडक्टिव सर्किट बोल रहे हैं, प्योर नहीं बोला जाएगा, केवल इंडक्टिव बोला मैंने ना, क्योंकि इंडक्टिव का इंडक्शन का वो जो आपका एल का रोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी का। प्योर कहाँ बोला मैंने, प्योर में यानी एल ही है केवल, और कुछ है ही नहीं। सेकंड केस देखो, केस सेकंड, हाँ हाँ लिखना है भाई, केस 1 से। ये तो मैंने बता दिया था जनरल फॉर्मूला, इसमें केसेस हैं। अगर ठीक उल्टा हो, हाँ एक्सल छोटा हो एक्सी से, तो tan की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस में आ रही होगी, या फिर ऐसा समझो जब एक्सी बड़ा होगा, सेकंड केस देखो, अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो डेट मीन्स वी एल वी सी भी बड़ा होना चाहिए वी एल से, तो यानी कि रिजल्टेंट वाला किस साइड आना चाहिए, इस साइड, तो रिजल्टेंट ई किस तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो फाई ये बनता जैसे हमारा आरसी सर्किट में बन रहा था, ठीक है, इसीलिए तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव बोलते हैं। तो फाई ये होता, यानी करंट लीड कर रहा होता उस समय, ठीक है। केस 2, इफ वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो क्या हो जाएगा, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल अपॉन वी नॉट आर, वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, क्योंकि रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा ना, वी नॉट सी माइनस वी नॉट आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर tan फाई। अब कहोगे सर ये माइनस थोड़ी ना आ रही है वैल्यू, लेकिन नीचे की साइड तो आएगी, माइनस का मतलब क्या है, नीचे की साइड, अब इस समय अब माइनस नहीं आएगी, अब जो भी फाई बनेगा इधर बनेगा, तो हाँ करंट क्या हो रहा होगा, लीड कर रहा होगा, लीड करेगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन आई की वैल्यू हो जाएगी, ये नोट कर लो। और सीरीज एलसीआर सर्किट को क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव बोला जाएगा, लिख लेना कैपेसिटिव, सीरीज एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटिव। केस 3, केस 3 क्या हो सकता है, दोनों बराबर हो जाएं, तब क्या होगा, कोई रिजल्टेंट ही नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या होगा, केवल आर बचेगा, ये आर बचेगा, यानी कि जीरो हो गया, tan फाई जीरो, जीरो फाई का वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, यानी कोई फेज डिफरेंस ही नहीं है, सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योर रेसिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो केस 3 भी समझते हैं, वही रेजोनेंस कंडीशन भी होती है, वही क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यही रेजोनेंस कंडीशन भी होती है, उसमें करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। चलो आज तो टाइम नहीं है रेजोनेंस बताना, आगे वाले में फिर भी बता दे रहा हूँ, एक्सएल बराबर एक्स है, अरे दूसरे आ रहे होंगे ना बच्चे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इस जरा इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर था। इम्पिडेंस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एक्सएल माइनस एक्सी हट जाए बिल्कुल, भाई अब आर कह दो सर, आर भी हटा दिया, फिर पढ़ ही क्यों रहे हम, सभी तीनों हटा दो, पढ़ ही कह रहे हैं, तो जोड़ोगे क्या, अगर एक्सएल बराबर एक्सी है तो वो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ऐसे जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होता है, जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, ये जब जीरो हो जाए, ये जीरो कब होगा, ये दोनों बराबर हो जाए, यही कंडीशन रेजोनेंस की होती है, और जेड जब मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये तुमने पढ़ा भी होगा ये, लेकिन दूसरे तरीके से पढ़ा था 11th क्लास में, वो जो पढ़ा रहे थे हम डैम्पिंग नॉन डैम्पिंग एसएचएम में ही रेजोनेंस पढ़ाया था मैंने, वहाँ पे भी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड दूसरे टर्म में था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड करंट के टर्म में, ठीक है। तो यानी जब करंट मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो रेडियो चलाते हैं, रेडियो में क्या होता है यार, वो फ्रीक्वेंसी जो होती है तुम्हारे डिवाइस की, वो उस पर्टिकुलर उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है जो भी चैनल की है, तब करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तभी तुम्हें सुनाई देने लगता है, वो उसके सिग्नल पूरे आने लगते हैं। तुम उसके पड़ोस में हल्का सा आगे भी बढ़ाओ, थोड़ी आवाज़ आती रहती है कि नहीं, उसी पर्टिकुलर स्टेशन की, क्यों आता है, उसमें करंट कम आ रहा है। जब तुम रेजोनेंस पे बना दोगे, यानी कि डिवाइस की फ्रीक्वेंसी, रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर चैनल की, तो रेजोनेंस में डिवाइस हो जाता है, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, आपको पूरे सिग्नल मिलते हैं उसके, पूरा करंट मैक्सिमम होता है। एक्चुअल यही प्रिंसिपल है उसके बिहाइंड में, समझ रहे हो, हाँ यही प्रिंसिपल है, समझ रहे हो ना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। चलो मेरा केस 3 पढ़ा रहा था मैं, केस 3 पढ़ते हैं पहले। इफ वी सी इज इक्वल टू वी एल, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, tan फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट
साइन ओमेगा टी, पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। देखो ये कंडीशन कब होती है, जब सर्किट क्या प्योर रेजिस्टिव, या फिर जेड की वैल्यू भी देख लो, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू आर का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, केवल जो इम्पीडेंस है केवल रेजिस्टेंस की वजह से है, या फिर अपोजिशन केवल रेजिस्टेंस की वजह से है। सर्किट इज सीरीज, LCR इज प्योर। ये पूछा जाता है ये सब कि प्योर रेजिस्टिव कब होगा LCR सर्किट रेजोनेंस में, ठीक है। रेडियो के बारे में पता चला कुछ, होता और भी कुछ, बहुत कुछ और भी कुछ, बहुत कुछ होता है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैं? मोबाइल में चलता है रेडियो, लीड लगा के चलेगा बस। हाँ, इतना खर्चा करोगे रेडियो ला